In today's video, we will discuss about the two dispersals of English. टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम जो इंग्लिश के डिस्पर्सल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्पर्सल में क्या हुआ था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के टू डिस्पर्सल या डायस्पोरास हैं। पहला जो है उसमें क्या हुआ कि माइग्रेशन हुई 25,000 पीपल की, कहाँ से, साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से, प्राइमली टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, रिजल्टेड इन अ न्यू मदर टंग वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट में ये हुआ कि बहुत सारे लोग, यहाँ पे नंबर मेंशन है 25,000 पीपल जो है वो साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से माइग्रेट करके अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, जिससे इंग्लिश जो मदर टंग है उसकी एक नई वैरायटी आई। सेकंड में क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन हो गई, जिससे जो सेकंड लैंग्वेज वैराइटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट हुई। मतलब जब जो इंग्लिश जो थी वो पहले डायस्पोरा में है इंग्लिश एज मदर टंग, और सेकंड में है इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, उसकी नई वैराइटीज़ डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं न्यू इंग्लिशेस। दिस इज़ टू सम एक्सटेंट अ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि फॉर इट इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी मैटर टू कैटेगराइज द वर्ल्ड इंग्लिशेज सो नीटली। उन्होंने कहा कि ये जो है ना सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि जो है वर्ल्ड इंग्लिशेस को कैटेगराइज करना इतना नीटली आसान नहीं था कि मतलब जो इंग्लिश है उसको फर्स्ट और सेकंड डायस्पोरा में कैटेगराइज करने की बात की जा रही है। एंड एज वॉज नोटेड अबव, द होल इशू हैज़ बीन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड सिंस द 20th century by the dramatic increase in the use of English, first as foreign language and subsequently as an international lingua franca। उन्होंने कहा कि जैसे हम नोट करें कि ये इशू जो है ना फर्दर कॉम्प्लिकेट हुआ कब, 20th century में। ये इशू कॉम्प्लिकेट इसलिए हुआ था कि जो इंग्लिश का यूज्ड है सबसे पहले एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसमें ड्रामेटिक इंक्रीज आ गया। फिर बाद में जो है वो इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रेंका बन गई इंग्लिश। अब फर्स्ट डिस्पर्सल में हम क्या बात करें, फर्स्ट डिस्पर्सल में है इंग्लिश इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द न्यू वर्ल्ड। अब इंग्लिश जो है ना वो न्यू वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गई। किस तरह से हुई, फर्स्ट डायस्पोरा जो था उसमें लार्ज स्केल माइग्रेशन थी मदर टंग इंग्लिश स्पीकर्स की। मदर टंग इंग्लिश स्पीकर्स जो थे वो कौन कौन थे, इंग्लैंड के लोग थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के थे। वो माइग्रेट करके चले गए नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर जो इंग्लिश डायलेक्ट उनका जो था अपना, वो भी उनके साथ ट्रैवल किया, जो कि बाद में डेवलप हो गया अमेरिकन और एंटीपोडियन इंग्लिशेस में, जिसको हम आज जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन मॉडर्न नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलेशिया आर नॉट आइडेंटिकल विद द इंग्लिश ऑफ देयर अर्ली कॉलोनाइजर। उन्होंने कहा ये जो वेराइटीज़ हैं इंग्लिश की जो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया में बोली जाती हैं वो किससे आइडेंटिकल नहीं है, जो अर्ली कॉलोनाइजर्स की इंग्लिश की वैराइटीज़ थी उनसे आइडेंटिकल नहीं है। वो चेंज हुई हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंज एंड द चेंजिंग सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जिसमें माइग्रेंट्स जो है ना खुद को पाते हैं, मतलब इन विच द माइग्रेंट्स फाउंड देमसेल्व्स। उन्होंने कहा एग्जाम्पल इस बात की दी हुई है कि उनकी रैपिडली एक्सपेंड कर गई थी वोकेबलरी। किस तरह से, क्योंकि ये जो लोग माइग्रेट करके आए इनका इंटरेक्शन हुआ इंडियन एबोरिजिनल एंड माओरी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है ना इनकी मतलब वोकेबलरी एक्सपेंड कर गई। फिर उन्होंने वॉल्टर रैली की एक्सपीडिशन का बताया हुआ है कि वॉल्टर रैली एक्सपीडिशन जो है 1584 टू अमेरिका, वो अर्लीस्ट है फ्रॉम द ब्रिटिश आइल्स टू द न्यू वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि ये जो था बाद में, मतलब इसका रिज़ल्ट ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। जो वॉयजेस थे, यहाँ पे है ये फिगर 1.1 के नीचे, द वॉयजर्स लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना नियर रोवानोक आइलैंड। जो ये वॉयजर्स थे वो जो लैंड कर गए थे नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट पे, रोवानोक आइलैंड के करीब। फिर उनका बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो गया नेटिव इंडियन पॉपुलेशन के साथ, और फिर वो इकट्ठे जो मतलब मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो गए। उन्होंने पीछे वो क्या छोड़ के गए, एक पैलेसेड और लेटर्स जो कि कार्व किए गए थे ट्री पर। फिर जो 1607 में फर्स्ट परमानेंट कॉलोनिस्ट अराइव हुआ, वो जेम्स टाउन में सेटल हो गया, वर्जीनिया। वर्जीनिया का नाम रखा गया था जेम्स वन एंड एलिजबेथ वन द वर्जिन क्वीन। उनके बाद जो है ना ये जेम्स टाउन वर्जीनिया का नाम रखा गया। फिर 1620 में एक और ग्रुप आ गया प्यूरिटन्स का,
और एंड द अदर्स ऑन द मेफ्लावर। उन्होंने कहा जो लेटर ग्रुप है वो लैंड किया फर्दर नॉर्थ, सेटल हो गया पीमाउथ मैसाचुसेट्स इन न्यू इंग्लैंड, ये जगह का नाम है। वहाँ पे जो ये बाद में जो प्योरिटिन्स वाले आए थे लोग, वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। अब उन्होंने कहा ये जो दोनों सेटलमेंट्स हैं वर्जीनिया वाले और पीमाउथ मैसाचुसेट्स वाले, इनके डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड थे, जिसकी वजह से जो इनका एक्सेंट है वो भी डिफरेंट था। अब जो वर्जीनिया में जो लोग माइग्रेंट्स आए, वो आए थे इंग्लैंड के वेस्ट से, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक डॉटिक आर और वॉइस्ड एस साउंड्स थी, मतलब वो इनकी समझो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की जो उनको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी। मतलब जो हमने बात की कि ये दो डिफरेंट लोग हैं, इनके अपने डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हैं और इनके अपने डिफरेंट वो एक्सेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ जो हैं जो न्यू इंग्लैंड में सेटल हो गए, वो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से आए थे, और वहाँ पे ऐसे लैंग्वेज के कोई फीचर्स नहीं थे, ना वहाँ पे रोटिक आर साउंड थे और ना ही वॉइस्ड एस साउंड्स थी। फिर उन्होंने कहा कि 17th सेंचुरी में इंग्लिश जो है सेपरेट कर गई साउदर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका और कैरेबियन में। किसकी वजह से? स्लेव ट्रेड की वजह से। जो स्लेव थे वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे वेस्ट अफ्रीका से और एक्सचेंज हो जाते थे ऑन दी अमेरिकन कोस्ट एंड इन द कैरेबियन फॉर शुगर एंड रम। जो इंग्लिश ये स्लेव्स के दरमियान और उनके कैप्टर्स के दरमियान में बोली जाती थी, वो पहले तो पिजन लैंग्वेज थी, बाद में वो डेवलप हो गई थी क्रियोल लैंग्वेज में। फिर 18th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल इमिग्रेशन हुई, कहाँ से? नॉर्दर्न आयरलैंड से टू कहाँ पे? कोस्टल एरिया अराउंड फिलाडेल्फिया। फिर वो बाद में क्विकली मूव कर गए साउथ और वेस्ट में। अब उन्होंने कहा जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई 1776 में, बहुत सारे लॉयलिस्ट जो है ना वो कनाडा चले गए थे। उन्होंने कहा कि इसी दौरान बहुत सारे कंपेरेबल इवेंट्स भी हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। जब ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन हो रही थी ना, तब भी ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इवेंट्स हो रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि वो क्या थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में जेम्स कुक जो था उसने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर कर लिया 1770 में, जो कि लैंड करता है इन मॉडर्न डे क्वींसलैंड में। और जो फर्स्ट फ्लीट है वो लैंड करती है न्यू साउथ वेल्स में इन कब? 1788 में। फिर वहाँ से मतलब 1788 से until the ending of transportation in 1852 around 1,60,000 convicts were transported to Australia from Britain and Ireland। और फिर 1820 से लार्ज नंबर ऑफ फ्री सेटलर जो है वहाँ पे आने शुरू हो गए थे। अब लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो सेटलर की थी वो लंदन और साउथ ईस्ट से आई थी। इन ऑल्दो इन द केस ऑफ कॉन्विक्स जो थे वो वहाँ पे बोर्न नहीं हुए थे, मतलब वो भी माइग्रेट करके आए थे। फिर अदर्स ओरिजिनेटेड इन रीजन्स एज वाइडली डिस्पर्स्ड एज फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट इंग्लैंड, लैंकाशायर, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इन सब जो माइग्रेशन ये जो सब हुई, इसका रिजल्ट क्या निकला? वो ये हुआ कि डायलैक्ट मिक्सिंग हो गई, क्योंकि सारे डिफरेंट रीजन के लोग थे तो उनके डिफरेंट डायलैक्ट्स थे जो एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो उनकी डायलैक्ट मिक्सिंग हो गई, जिसका इन्फ्लुएंस है जो कि बाद में इन्फ्लुएंस हुई थी अबोरिजिनल लैंग्वेजेस में, अबोरिजिनल लैंग्वेजेस से। फिर उसके बाद है न्यूजीलैंड जो है सबसे पहले सेटल हुआ बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन द 1790s, दो देयर वाज नो ऑफिशियल कॉलोनी अनटिल आफ्टर द ब्रिटिश माओरी ट्रीटी ऑफ वेतांगी इन 1840। न्यूजीलैंड तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने सेटल कर दिया था 1790s में। वहाँ पे कब तक कोई ऑफिशियल कॉलोनी नहीं बनी थी? जब 1840 तक। 1840 में क्या हुआ था? ब्रिटिश माओरी ट्रीटी ऑफ वेतांगी जो है वो साइन हुआ था। अब जो इमिग्रेंट्स थे वो न्यूजीलैंड में 3 स्टेजेस में आए, 1940s से और 1950s में आए थे ब्रिटेन से, 1960s में आए थे ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड से, और 1860 मैं गलत बोल गई हूँ, 1940 बोल गई हूँ, 1840 एंड 1850s में आए थे ब्रिटेन से, 1860s में आए थे ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड से, 1870 और 1885 में आए थे यूके से। when their number included a considerable proportion of Scots। मतलब ये जो सब लोग आए थे ना, इसमें कंसिडरेबल प्रोपोर्शन थी स्कॉट्स की। ऑस्ट्रेलिया में मिक्सचर ऑफ डायलैक्ट हुआ, जैसे न्यूजीलैंड में हुआ था वैसा ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। this time subject to strong Maori influence, especially in term of vocabulary।
जो पहले हुआ था वो डायलेक्ट मिक्सिंग हुई थी, वहाँ पे इन्फ्लुएंस था अबोरिजिनल लैंग्वेजेस का। यहाँ पे है माओरी इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ वोकैबलरी। फिर साउथ अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइज हुआ बाय डच फ्रॉम 1650s। ब्रिटिश जो है 1795 तक भी वहाँ पे अराइव नहीं हुए थे। जब व्हेन दे एनेक्स द केप एंड डिड नॉट बिगिन टू सेटल इन लार्ज नंबर्स until 1820, the majority of Cape settlers originated in southern England, though there were also sizable groups from Ireland and Scotland. उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी जो है केप सेटलर की वो ओरिजिनेट हुई थी साउदर्न इंग्लैंड में, और उन्होंने कहा कि इनके जो साइजेबल ग्रुप्स आए थे, मतलब स्मॉल ग्रुप्स कर लो, वो आए थे आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। फर्दर सेटलमेंट जो हुई वो हुई 1850s में इन नेटल रीजन्स। अब ये दिस टाइम जो हुई थी वो हुई थी मिडलैंड, यॉर्कशायर, लैंकशायर से। 1822 में इंग्लिश जो है जब डिक्लेयर की गई कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो फिर जो ब्लैक्स और अफ्रीकन स्पीकर्स थे उन्होंने इंग्लिश को लर्न किया एज सेकेंड लैंग्वेज। और 1860s में जो इंडियन एमिग्रेंट्स थे उन्होंने भी इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न किया।